14 मार्क्स की है। जो थर्ड यूनिट है, थर्ड यूनिट, ठीक है, थर्ड यूनिट आपकी 14 मार्क्स की है, ध्यान रखिएगा। और ये जो मार्क्स है ना, ये बिल्कुल सॉलिड है, क्योंकि ये यूनिट बहुत इजी है। ना तो बायोटेक की तरह आपको कुछ नई इंफॉर्मेशन मींस इस टाइप का कुछ देने वाली है, और ना ही जेनेटिक्स की तरह बहुत ही ज्यादा आपका आप कह सकते हैं जेनेटिक्स में बिल्कुल डीप दिमाग लगा के पढ़ने वाली होती है जेनेटिक्स और बायोटेक। इसमें दिमाग थोड़ा सा लगेगा, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती। मींस आपको अगर नींद आ रही ना तो एक झपकी आपने ले ली और उसके बाद भी आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज आपको समझ में आ जाएगी। ये इस टाइप की यूनिट है आपकी, ठीक है। तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, थोड़ा बहुत अगर आप इसके साथ साथ यूट्यूब भी चला लेंगे ना तो भी आपको समझ में आ जाएगी। चला मत लेना वरना सोचो मैडम ने आइडिया दिया है, ठीक है। तो 14 मार्क्स की है। इसमें से आपके जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्वेश्चन मोस्ट ऑफ, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, इस यूनिट से क्वेश्चन है जो मोस्ट ऑफ आपके 2 मार्क्स, 2 मार्क्स एंड 3 मार्क्स के आते हैं, ठीक है। इससे अधिकतर क्वेश्चन आपके 2 नंबर के मिलेंगे और 3 नंबर के। 1 नंबर आप सोचो कि 1 नंबर के बिल्कुल नहीं आते, 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं लेकिन उनके मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो काफी कम है। हाँ, बायोटेक में तो ऑफलाइन में ही मजे आते हैं जब लोगों के बच्चों के सींग निकल आते हैं ना सौम्या, कितने बच्चों के सींग निकले थे हाँ भाई, तो 2 मार्क्स एंड 3 मार्क्स में आते हैं। इसमें 1 मार्क्स में आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है इस चैप्टर के, ठीक है। दूसरी बात, 5 मार्क्स में यहाँ से बहुत कम क्वेश्चन बनता है, इसलिए इस पूरी यूनिट को आपको 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के बेस पर ही पूरा का पूरा आपको पढ़ना है, ठीक। चलिए, तो अब इसमें जो चैप्टर है, ठीक है, जो फर्स्ट चैप्टर है वो है आपका हेल्थ एंड डिसीजेस, ठीक है। मैंने चैप्टर ही डाल रखा है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज वाला। तो ये देखिएगा, इसमें सबसे पहले ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में, और हाँ इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आएगा। टॉपिक क्या, ये जो चैप्टर है ना, ये आपका हेल्थ एंड डिसीजेस वाला, इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। इसे हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। ये काफी लंबा चैप्टर है लेकिन बहुत इजी है और बहुत मजेदार है, ठीक है। तो इसमें पहला तो है आपका डिसीजेस, ठीक, आप डिसीजेस के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा है इसमें आपका ड्रग्स, और तीसरा है इसमें इम्यूनिटी। 3 पार्ट्स में डिवाइड है ये चैप्टर। पहली बात, थर्ड यूनिट के अंदर 3 चैप्टर, ठीक है। अब 3 चैप्टर में जो पहला चैप्टर है उस पहले चैप्टर को ही 3 पार्ट्स में डिवाइड करके हम पढ़ते हैं, ठीक है। वरना एक साथ पढ़ेंगे ना पूरा गुड़ गोबर हो जाना है, तो गुड़ गोबर नहीं करना है, हमें गुड़ अलग रखना है और गोबर अलग रखना है, ठीक। तो इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ना है। पहले में तो डिसीजेस आएंगी, डिसीज की डेफिनेशन क्या होती है, कितने टाइप की डिसीजेस होते हैं, ये फलाना ढिमका वो सब। दूसरे में ड्रग्स पढ़ना है, ठीक है। ये आप अपने से जोड़ के पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये वाला जो टॉपिक है आप अपने से जोड़ के पढ़ सकते हैं। मींस इसमें क्या है, ड्रग्स का मतलब ये मत समझिए कि आप ड्रग्स नहीं लेते, मैडम ने कैसे हमें जोड़ दिया इसमें। ड्रग्स का मतलब है यहाँ पर जैसे कि एडोलसेंट एज में, आप सभी इस समय एडोलसेंट में, ठीक है। 13 से लेके 18 ईयर तक के जो बच्चे हैं, ठीक है, उनकी क्या मेंटेलिटी होती है जिसके कारण वो ड्रग एब्यूज हो जाते हैं, ठीक है। मीन्स नशे वाली चीजें, ड्रग का मतलब यहाँ मेडिसिन से नहीं, नशे वाली चीजें लेने लगते हैं, ठीक है। पेरेंट्स का क्या प्रेशर होता है उनके ऊपर, ठीक है। अपनी परफॉर्मेंस को सुधारने के कारण वो कैसे गलत ग्रुप में चले जाते हैं, ठीक है। वो कैसे क्लास को बंक मारते हैं, कैसे स्कूल को बंक मारते हैं, ठीक है। कोचिंग पढ़ने के लिए मोबाइल तो ले लेते हैं, ठीक है, लेकिन मोबाइल की पढ़ाई की जगह पर कुछ और खोल के देखने लगते हैं, ठीक है। मैं आपके लिए नहीं कह रही हूँ, आप तो मुझे ही देख रहे हैं, है ना। मैं उन बच्चों के लिए कह रही हूँ जो नहीं देख रहे हैं इस समय, ठीक है। तो जो कुछ और देखने लगते हैं, पेरेंट्स ने दिलाया पढ़ाई कराने के लिए मोबाइल, लेकिन वो उसका मिस यूज कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आप इस वाले टॉपिक में, बेशक मैंने छोटा सा टॉपिक लिखा है यहाँ पर, लेकिन ड्रग्स एंड एडोलसेंट, ठीक है, ये आपका ड्रग एंड एडोलसेंट है जिसमें कि आप अपने से रिलेट करके पढ़ेंगे। और इम्यूनिटी, ये पूरा आप जो अभी प्रेजेंट सिनेरियो में देख रहे हैं कोरोना वाला, तो उससे रिलेटेड आपका ये यहाँ पर इम्यूनिटी पढ़ेंगे, ठीक है। बात समझ रहे हैं इतना। इनमें से डिसीज है,
इससे 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको 101% मिलेगा। यहां से 2 का मिलेगा, 3 का मिलेगा, 2 का तो 100% आपको यहां से क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, इम्यूनिटी वाला है, इससे थोड़े बहुत चांसेस कम होते हैं क्वेश्चन बनने के। अगर बनता है तो ये आपका 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी यहां से बन जाता है। बात समझ रहे हैं? तो यहां से आपका एक 3 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा, यहां से 2 नंबर का मिलेगा। इम्यूनिटी के चांसेस कम होते हैं आने के, लेकिन अगर आ भी जाता है तो 2 या 3 नंबर के यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, आई थिंक आपको इसका जो डिवाइडेशन है पूरे चैप्टर के मार्क्स का और इसके टॉपिक्स का समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए। हाँ, बिगड़ो मत बच्चों। तो सबसे पहले ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में हम पढ़ेंगे डिसीज के बारे में। ठीक है, चलो हेल्थ के बारे में पढ़ते हैं, डिसीज तो हम बाद में कर लेंगे। ठीक है, व्हाट यू मीन बाय हेल्थ। आपने क्लास 9th में भी हेल्थ की डेफिनेशन पढ़ी होगी। तो हेल्थ होता क्या है? ठीक है, हेल्थ को अगर डिफाइन करना हो, एक हेल्दी पर्सन क्या होता है, तो एक हेल्दी पर्सन क्या है? एक ऐसा पर्सन जो कि फिजिकली, मेंटली एंड सोशली वेल बीइंग हो, उस पर्सन को हम क्या बोलते हैं कि वो हेल्दी पर्सन है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन में बहुत सारी चीजें छिपी हुई है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत मजे आएंगे आपको सुनने में। ठीक है, तो हेल्थी या हेल्थ का मतलब क्या है? a person with good physical, mental and social well being। ठीक है, अगर कोई पर्सन कैसा है आपका? फिजिकल, मेंटल और सोशल वेल बीइंग है। ठीक है, फिजिकल, मेंटल और सोशल वेल बीइंग है, यानी कि उसे हम क्या कहते हैं? एक हेल्दी पर्सन कहते हैं। और ये जो है उसकी एक गुड हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। अधिकतर हम हेल्दी, ठीक है, आपके या अपने या फिर जो लोग समझते हैं हेल्दी का मतलब समझते हैं हाथ पैर से सही है, चल फिर रहा है, वो हेल्दी है। लेकिन हेल्थ का मतलब केवल फिजिकल नहीं होता। आप अगर उसे हाथ पैर से देख रहे हैं, चल रहा है, तो ये केवल आप उसकी फिजिकल स्टेटस देख रहे हैं। हमें केवल फिजिकल, हेल्दी का मतलब केवल फिजिकल से नहीं होता, वो दिमाग से भी सही होना चाहिए। इसके अलावा अपनी सोसाइटी में भी सही तरीके से रहना चाहिए, फालतू का झगड़ालू स्वभाव नहीं होना चाहिए इसका, या किसी भी बात पर उसे छोटी छोटी सी बातों पर हाइपर ना हो जाए। ठीक है, देखिए मैं इसके सारे एग्जाम्पल आपको देती हूँ। सबसे पहले फिजिकल वेल बीइंग। ठीक है, ये सारी जितने भी एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ सारी आपकी बुक में आपको मिलेंगे। ठीक है, तो फिजिकल वेल बीइंग का मतलब क्या है कि ऐसा पर्सन जो कि अपनी डेली के रूटीन वर्क कर सके। ठीक है, जो अपनी डेली के रूटीन वर्क कर सके बिना किसी प्रॉब्लम के, वो कहलाता है हेल्दी पर्सन। जैसे मैं हूं, आप लोग हैं, आप अपने सारे रूटीन वर्क करते हैं, उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जाते हैं, जो भी कुछ करते हैं सब कुछ कर लेते हैं, अपने आप से ही करते हैं। ऐसा तो नहीं आप चलते हैं तो आपके पैरों में दर्द होता है, चलते चलते तुम गिर पड़ते हो। अगर ऐसा है तो आप फिजिकल वेलबींग नहीं है, फिजिकली आप फिट नहीं है, आप एक हेल्दी पर्सन नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, हेल्दी का मतलब समझ में आ गया ना? नॉर्मल लाइफ में डेली रूटीन के वर्क आप इजिली कर सकें। ठीक है, वो कैसा होगा? फिजिकली हेल्दी होगा। दूसरी बात, मेंटली हेल्दी का मतलब क्या है? अब दो चीजों को अलग अलग रखिएगा। जो फिजिकली हेल्दी है जरूरी नहीं है कि वो मेंटली भी हेल्दी हो, मींस दिमाग से भी वो बिल्कुल कैसा हो? हेल्दी हो, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ठीक है, जैसे हम पागल को देख लें, सभी ने पागल देखे होंगे। ठीक है, तो अगर आप पागल को देखते हैं तो पागल फिजिकली हेल्दी होता है, चलता है, फिरता है, इनफैक्ट बहुत तेज वो पत्थर उठा के बहुत तेज दे मारता है ना? तो फिजिकली हेल्दी तभी तो उसमें इतनी ताकत है। लेकिन मेंटली हेल्दी नहीं है, मीन्स भाई हेल्दी होता तो पागल ही क्यों होता? तो मेंटली हेल्दी नहीं है, मीन्स उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, जिसके कारण वो आपका क्या है? एक हेल्दी पर्सन की कैटेगरी में नहीं आएगा। समझ में आई ना? वो एक हेल्दी पर्सन की कैटेगरी में नहीं गिना जाएगा। कौन? आपका एक पागल इंसान। ठीक, समझ में आई बात? तो जरूरी नहीं है कि जो फिजिकली फिट हो वो मेंटली फिट भी हो। ठीक है, और ये भी नहीं है कि जो मेंटली फिट हो वो फिजिकली फिट हो। ठीक, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि चलने फिरने में प्रॉब्लम होती है, एक जगह बैठे रहते हैं, व्हील चेयर पे बैठे रहते हैं, यानी कि वो फिजिकली फिट नहीं है लेकिन उनका दिमाग बहुत तेज चलता है। ठीक, तो वो एक क्या है? मेंटली फिट है लेकिन फिजिकली फिट नहीं है।
अब बात करते हैं, एक और कहानी आई, सोशल वेलबींग। सोशल वेलबींग का मतलब क्या है आपका, जो सोसाइटी में सोसाइटी को स्पॉइल ना करता हो, मीन्स सभी से मिलजुल कर रहता हो, किसी भी फालतू में, भाई झगड़े तो सब करते लेकिन बिना मतलब में झगड़े ना करता हो, ठीक है। हाइपर जो है वो उसका नेचर है, हाइपर ना हो, कि कोई बात नहीं है वो चिल्लाने लगा, बड़बड़ाने लगा, ठीक है, तो इस तरीके का उसका नेचर ना हो, या फिर वो सोसाइटी को किसी भी तरीके से स्पॉइल ना करता हो। तो ये होता है कि आपका सोशल वेलबींग। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, टेररिस्ट। सभी आप टेररिस्ट जानते हैं, हिंदी में जिन्हें हम क्या बोलते हैं, आतंकवादी। ये जो आतंकवादी होते हैं, ये जो आपके आतंकवादी होते हैं ना, ये कैसे होते हैं, फिजिकली फिट होते हैं, आपने खूब अच्छे से देखे होंगे, फिजिकली फिट होते हैं, लंबे चौड़े, ठीक है, इस टाइप के, खूब रनिंग कर लेते हैं, दीवारों पर चढ़ जाते होते हैं ना, यानी कि फिजिकली फिट है। मेंटली भी फिट होते हैं, ठीक है। अधिकतर टेररिस्ट होते हैं, अगर आप उनकी डिग्रियों के बारे में देखें तो कोई एमबीबीएस करके आया होता है, कोई इंजीनियर होता है, ठीक है भाई, तभी तो वो इतना आरडीएक्स वगैरह का फॉर्मेशन कर लेते हैं, हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं वो। लेकिन वो उनके दिमाग में एक फितूर होता है सोसाइटी को स्पॉइल करने का। समझ में आ रही है ना बात, वो क्या करते हैं, वो सोसाइटी को स्पॉइल कर देते हैं, यानी कि वो भी एक हेल्दी पर्सन की कैटेगरी में नहीं आएंगे। बात समझ में आई ना। अगर आपसे कोई पूछ ले टेररिस्ट एक हेल्दी है, तो आप कहोगे, पहले तो अभी तो आप कहोगे नहीं है हेल्दी, लेकिन अगर आपको ये डेफिनेशन नहीं पता होती है, WHO ने डेफिनेशन दी है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने ये डेफिनेशन दी हुई है आपकी, ठीक है। तो अगर नॉर्मली जिसे ये डेफिनेशन ना पता हो WHO की, और अगर आप उससे हेल्दी की पर्सन की बात पूछे, तो वो कहेगा हाँ चलने फिरने में ठीक है, एक जो टेररिस्ट है वो एक हेल्दी पर्सन है। लेकिन वास्तव में बेटा टेररिस्ट एक हेल्दी पर्सन नहीं होता, क्योंकि वो फुलफिल नहीं करता है हेल्दी पर्सन की डेफिनेशन में प्रेजेंट सोशल वेलबींग को। बात समझ में आई, वो सोशल वेलबींग की कैटेगरी को फुलफिल नहीं करता, इसलिए वो एक हेल्दी पर्सन नहीं है। वो फिजिकली हेल्दी है, वो मेंटली हेल्दी है, लेकिन वो सोशली हेल्दी नहीं है। बात समझे। चलिए अब देखिए, ये जो डेफिनेशन है ये किसके अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू WHO। WHO जानते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। WHO इनके फुल फॉर्म जरा याद रख लीजिएगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और आप समझते हैं ये जो वर्ल्ड हेल्थ डे है वो कब मनाया जाता है, ये सब आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। 7 अप्रैल, ठीक है। 7 अप्रैल को मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को जो हमारा WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी स्थापना हुई थी, मींस ये स्टेब्लिश्ड हुआ था, ठीक है। तो स्टेब्लिश्ड कब हुआ था, 7 अप्रैल 1948 को, इसीलिए 7 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं, वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं, ठीक है। इनके जो चेयरमैन है वो डॉक्टर टेड्रोस हैं इन प्रेजेंट, ठीक है, एट प्रेजेंट डॉक्टर टेड्रोस हैं, ठीक है। खैर इतना डिटेल में मत पढ़िए, मैं फिर भी चलो बता देती हूँ कौन है, डॉक्टर टेड्रोस, ठीक है। पहले जो आपकी इंडिया के हेल्थ मिनिस्टर हैं, तो वो जो हेल्थ मिनिस्टर हैं वो भी इसमें शामिल थे, लेकिन अब वो हट चुके हैं, उनकी जगह पर कोई अमोद करके नए जो हैं वो आ चुके हैं। तो इसके जो चेयरपर्सन है वो डॉक्टर टेड्रोस है। WHO ने ये डेफिनेशन दी थी। अब WHO ने एक और डेफिनेशन दी है किसकी, डिसीज की, ठीक है। हेल्थ एंड डिसीज है, तो डिसीज क्या है, माल फंक्शनिंग इन ह्यूमन, ह्यूमन के अंदर कोई भी माल फंक्शनिंग हो जाए, ठीक है। अब वो माल फंक्शनिंग दिमाग की हो सकती है या फिर आपकी फिजिकल हो सकती है, तो वही क्या है, आपकी डिसीज है, ठीक है। डिसीज मेंटली डिसीज भी हो सकती है, और आपकी कैसी हो सकती है, फिजिकल डिसीज भी हो सकती है। तो अगर आपकी बॉडी में कोई भी जो आपका ऑर्गन है, ठीक है, अब ऑर्गन में ब्रेन भी आता है, अगर आपका कोई भी ऑर्गन है प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा है,
ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसी को आपका डिफाइन किया गया है एज अ डिसीज। ठीक है, तो डिसीज क्या है, कोई भी ऐसी आपकी प्रॉब्लम जो आपके ऑर्गन्स में हो रही हो, जिसके कारण आप रूटीन वर्क नहीं कर पा रहे हो, तो उसे हम बोलते हैं डिसीज। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में ज्यादा तो कुछ नहीं पढ़ना। अब यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना हेल्थ एंड डिसीज में, टाइप ऑफ डिसीजेस, टाइप्स ऑफ डिसीजेस। अब देखिए यहाँ पर जो 9th क्लास के टाइप ऑफ डिसीजेस थे उसके बारे में आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता, जैसे कि कम्युनिकेबल डिसीज, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, तो बस इसको पता होना चाहिए आपको। मैं नहीं लिखवाऊंगी कम्युनिकेबल क्या है, नॉन कम्युनिकेबल क्या है, केवल आपको एक लाइन में समझा देती हूँ। ठीक है, आप सभी को पता होगा आई थिंक कम्युनिकेबल डिसीज और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज क्या होती है। तो कम्युनिकेबल डिसीज क्या होती है, ऐसी डिसीज जो कि डिसीज्ड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर होती है। ठीक है, किसी को डिसीज है, उसी पर्सन को डिसीज है, उससे किसी हेल्दी पर्सन में अगर डिसीज ट्रांसफर हो रही है तो वो डिसीज क्या कहलाती है, आपकी कम्युनिकेबल डिसीज। ठीक है, इन्फेक्शियस डिसीज, और ये कैसे पहुंचती है, आपका थ्रू वेक्टर या थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट पहुंच जाती है। जैसे कि कोरोना, कोरोना क्या है, आपकी एक कम्युनिकेबल डिसीज है, जो कि किसी पर्सन को कोरोना है, एक पर्सन को कोरोना है, उसके आसपास जो भी रह रहे हैं उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो उन सभी को कोरोना होने के चांसेस हो जाते हैं। तो ये क्या है, आपकी कम्युनिकेबल डिसीज है, जो हेल्दी से और जो डिसीज से और हेल्दी तक पहुंच जाए, वो आपकी एक कम्युनिकेबल डिसीज है। दूसरी कौन सी थी आपकी, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, ऐसी डिसीजेस जो कि एक डिसीज्ड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर नहीं होती। ठीक है, तो ऐसी डिसीज जो एक डिसीज पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर नहीं होती वो कहलाती हैं आपकी नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, जैसे कि कैंसर या फिर कोई भी डेफिशिएंसी डिसीज। बस ध्यान से सुनते रहो। ठीक है, कौन सा है, कैंसर। एक पर्सन को कैंसर है, अगर उसके साथ बहुत सारे लोग रह रहे हैं तो क्या उन सभी को कैंसर हो जाएगा, नहीं होगा ना। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो आपकी कम्युनिकेबल डिसीज नहीं है। ठीक है, दूसरा क्या है, कैंसर हो गया, इसका दूसरा एग्जांपल है डेफिशिएंसी डिसीजेस, मींस किसी स्पेसिफिक एलिमेंट, किसी स्पेसिफिक विटामिन या फिर प्रोटीन, इनकी डेफिशिएंसी से, इनकी कमी से अगर कोई डिसीज हो रही है तो वो एक नॉन कम्युनिकेबल डिसीज की कैटेगरी में आएगी। जैसे कि किसी को क्या हो गई है, नाइट ब्लाइंडनेस हो गई है। नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होती है, आपको जानते हैं। तो किसी पर्सन है, ये पर्सन है, उसे नाइट ब्लाइंडनेस हो गई है, अब उसके साथ सभी लोग रह रहे हैं, मैं भी रह रही हूँ उसके साथ, खाना भी खा रही हूँ, सोती भी उसी के साथ हूँ, तो क्या मुझे नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी, नहीं होगी। उसे तो इसलिए हुई है क्योंकि उसने विटामिन ए नहीं खाई है। भाई मैं तो डेली अपनी डाइट में विटामिन ए लेती हूँ ना, तो मुझे तो डेफिशिएंसी नहीं हुई विटामिन ए की, इसलिए मुझे नाइट ब्लाइंडनेस नहीं होगी। तो जो नाइट ब्लाइंडनेस है एक डेफिशिएंसी डिसीज है, और डेफिशिएंसी डिसीजेस कैसी होती हैं, नॉन कम्युनिकेबल होती हैं। ठीक है, एक बात और समझिए, जो कम्युनिकेबल डिसीजेस है, ठीक है, कम्युनिकेबल डिसीजेस बताई थी ना, जो डिसीज पर्सन से हेल्दी पर्सन में फैलती हैं, ये अधिकतर आपकी क्या होती हैं, इन्फेक्शियस एजेंट से फैलती हैं। ठीक है, इन्फेक्शियस एजेंट से फैलने का मतलब है बैक्टीरिया से फैलेंगी, वायरस से फैलेंगी, फंगस से फैलेंगी, हेलमिंथ से फैलेंगी। ठीक है, इन सब से जो फैलती हैं वो अधिकतर आपकी कैसी होती हैं, कम्युनिकेबल डिसीजेस होती हैं। ठीक, बात समझ में आई इतनी। इसके अलावा दो और डेफिनेशन है आपके में, एक तो है आपका कौन सा, इनबॉर्न डिसीजेस। ठीक है, इनबॉर्न डिसीजेस, तो इनबॉर्न डिसीजेस क्या होती हैं, ऐसी डिसीजेस जो कि जन्म से ही होती हैं। ठीक है, जिसे हम जेनेटिक डिसीजेस भी कहते हैं। ठीक, तो जेनेटिक डिसीजेस क्या होती हैं, ऐसी डिसीजेस जो कि जन्म से ही होती हैं, वो आपकी जेनेटिक डिसीजेस में आती हैं। ये डिसीजेस पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जा सकती हैं, जैसे कि कलर ब्लाइंडनेस। अगर पेरेंट्स को कलर ब्लाइंडनेस है, कलर ब्लाइंडनेस समझते हैं ना, जिसमें कि जो पर्सन है वो रेड और ग्रीन कलर को डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। मींस अगर आप सोचो कि कलर ब्लाइंडनेस का मतलब ये हो कि पर्सन को केवल काला सफेद ही दिखाई देता हो, ब्लैक एंड व्हाइट ही दिखाई देता हो, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस में पर्सन को केवल दो कलर नहीं दिखाई देते, कलर ब्लाइंडनेस में पर्सन को केवल दो कलर नहीं दिखाई देते हैं,
कौन कौन से? रेड और ग्रीन को डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, ठीक है, रेड और ग्रीन को डिफरेंशिएट नहीं कर सकता। मतलब क्या है इसका? मीन्स उसे रेड भी ग्रे दिखाई देता है और ग्रीन भी ग्रे दिखाई देता है, समझ में आया ना? तो वो दोनों, और ग्रे तो ग्रे दिखाई देगा उसे, तो ये दो कलर को डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। कौन सा? कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया। ये आपकी कैसी है? हेरिटेबल डिसीज है, जो कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाती है। ये सब आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, इसलिए इस चैप्टर में मैं इनकी डेफिनेशन नहीं लिखाऊंगी, केवल आपको रिकॉल करा दिया कि ऐसा कुछ आप पढ़े थे। अब देखिए इसमें आपको टाइप ऑफ डिसीजेस में एक जो पढ़नी है, जिनके बारे में डिटेल में पढ़ना है, वो मैं आपको बताई दे रही हूं। एक तो है कौन सी? बैक्टीरियल डिसीज, बैक्टीरियल डिसीज, ठीक है। कौन सी पढ़नी है बेटा आपको? बैक्टीरियल डिसीज पढ़नी है। दूसरी पढ़नी है कौन सी आपको? वायरल डिसीज। थोड़ा इस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैं केवल वही डिसीज कराऊंगी जो सिलेबस में, क्योंकि डिसीज की कोई अंत नहीं है बेटा। क्या आप कहो कि मैम कोरोना भी करा देंगी, मैम वो भी करा देंगी, तो ऐसे वैसे मैं कुछ नहीं कराऊंगी, आउट ऑफ सिलेबस एक डिसीज नहीं कराऊंगी मैं, ठीक। अगर आप किसी स्पेसिफिक डिसीज के बारे में जानना चाहेंगे तो ओरली समझा दूंगी, वरना सिलेबस के बाहर का मैं कुछ नहीं कराऊंगी। तो बैक्टीरियल डिसीज, वायरल डिसीज, प्रोटोजोअन डिसीज, प्रोटोजोअन डिसीज, ठीक है, हेलमिंथ फंगल डिसीज, फंगल डिसीज, हेलमिंथ डिसीज, हेलमिंथ डिसीज, ठीक है। तो ये आपको इनके बारे में डिटेल में पढ़ना, और यहां से आपको एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन मिल जाएगा। बैक्टीरियल डिसीज ये क्या है? ये सब कॉजल ऑर्गेनिज्म के बेस पर है। टाइप ऑफ डिसीज ऑन द बेसिस ऑफ कॉजल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन से हैं उनके बेस पर। तो बैक्टीरियल डिसीज की बात करें बेटा, बैक्टीरियल डिसीज में जो आपको पढ़नी है, एक तो पढ़नी है निमोनिया, ठीक है, दूसरा आपको पढ़ना है इसमें टाइफाइड, ठीक। वैसे बैक्टीरियल डिसीज की बात करें तो बहुत सारी हैं, जैसे कि आपका बैक्टीरियल डिसीज में टीबी भी आता है, टिटनेस भी आता है, ठीक है, लेकिन जो सिलेबस में है वो निमोनिया है और टाइफाइड है। केवल 2 बैक्टीरियल डिसीज से डिटेल में पढ़ना है। इसके अलावा अगर जानना चाहें तो टिटनेस है, जिसे जॉ लॉक डिसीज भी कहते हैं, और टीबी भी है, मीन्स ट्यूबरक्लोसिस भी है, जो कि लंग्स वगैरह में हो जाती है, ठीक। अब बात करते हैं वायरल डिसीज में। तो वायरल डिसीज में एक तो है आपके में इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा, और दूसरा है आपके में यहाँ पर चिकनगुनिया, और तीसरा है आपके में डेंगू, ठीक। ये 3 है आपके में वायरल डिसीज। अब इसमें आपका कोरोना नहीं है, ठीक है। तो ये 3 सिलेबस में है, इन्फ्लुएंजा, चिकनगुनिया, डेंगू। ना तो आपके में, और एक और है लेकिन वो इधर नहीं है, वो बिल्कुल अलग टॉपिक में, HIV मींस एड्स, इधर ही लिख देती हूँ मैं, ठीक है, एड्स। लेकिन ये सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, बिल्कुल टॉपिक अलग है थोड़ा सा। तो ये सब इनके बारे में आपको वायरल डिसीज के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा आपको नहीं पढ़ना दूसरी वायरल डिसीजेस के बारे में। अब आता है प्रोटोजोअन डिसीज। प्रोटोजोअन डिसीज में है मलेरिया, मलेरिया पढ़ना है, और दूसरा एमेबियोसिस पढ़ना है, ठीक। इसके अलावा और भी डिसीज है, जैसे कि आपका पायरिया एंटोमीबा जिंजीवेलिस से होता है, ठीक है, एंटोमीबा जिंजीवेलिस से उसका नहीं पढ़ना है, एंटोमीबा हिस्टोलिटिका वाला एमीबियोसिस पढ़ना है हमें। तो मलेरिया पढ़ना है, ठीक। मलेरिया के 3 टाइप है, उन्हें पढ़ना है, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी, ठीक है, इनके बारे में पढ़ना है। फंगल डिसीज है, फंगल डिसीज में हमें रिंग वॉर्म पढ़ना है, रिंग वॉर्म पढ़ना है, ठीक है। दूसरी आपको नहीं पढ़ना है। वैसे आपका जो फंगल डिसीज में और डिसीज में सिर्फ समझा देती हूँ, जैसे कि आपका बाल्डनेस, गंजापन, बाल्डनेस एक फंगल डिसीज है, ठीक है। अस्थमा, अस्थमा भी एक फंगल डिसीज है, बात समझ रहे हो? तो ये एक्स्ट्रा में जाएंगी, एक्स्ट्रा में है, सिलेबस का केवल इधर लिखा हुआ है। हेलमिंथ डिसीज, हेलमिंथ डिसीज में है आपका फाइलेरियसिस,
ठीक है। फाइलेरियासिस जो आपका एक हेलमिंथ है, हेलमिंथ का नाम है वाउचरेरिया ब्रोंकोफ्टाई, ठीक है, उससे फैलता है। वाउचरेरिया ब्रोंकोफ्टाई से फाइलेरियासिस। इसका दूसरा नाम है एलिफेंट फूट या एलिफेंटियासिस भी बोलते हैं। फाइलेरिया मींस फाइलेरिया या एलिफेंटियासिस, जिसमें कि जो पैर है ना हाथी की तरह मोटे हो जाते हैं। तो ये आपके सिलेबस की डिसीजेस है जिनके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। एक्स्ट्रा वाली मैंने नहीं लिखी, वो केवल नाम बता दिए। तो बैक्टीरियल डिसीज में निमोनिया, टाइफाइड है। वायरल डिसीज में इन्फ्लुएंजा, चिकनगुनिया, डेंगू और एड्स है। प्रोटोजोन डिसीज में मलेरिया एंड एमीबियासिस है। फंगल डिसीज में रिंगवॉर्म पढ़ना है केवल। हेलमिंथ डिसीज में फाइलेरिया या एलिफेंटियासिस, दोनों का मतलब एक ही है, वो आपको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, एक्स्ट्रा मत पढ़ना कुछ। ठीक, चलिए तो बैक्टीरियल डिसीज की बात करें। बस एक ही बैक्टीरियल डिसीज में कराऊंगी आज। तो बैक्टीरिया से होने वाली जो डिसीज है वो है टाइफाइड। इसमें से जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो टाइफाइड ही पूछा जाता है, ठीक है। भाई गर्मी लगने लगी यार। टाइफाइड है वो इम्पोर्टेंट है। टाइफाइड, हाँ भाई, डिसीज लिखनी कैसे होती है, आती कहानी सबको है, ठीक, लेकिन तरीका किसी को नहीं पता होता कि अगर डिसीज वाला आ जाता है तो उसे कैसे आपको लिखना है। तो देखिए जो हेडिंग डालनी है वो हेडिंग में यहाँ पर लिखे दे रही हूँ। एक है कॉजल ऑर्गेनिज्म, कॉजल या कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म में क्या है। दूसरा है इसका सिम्टम्स, सिम्टम्स क्या होंगे इसके, ठीक है। तीसरा है प्रिवेंशन, प्रिवेंशन एंड क्योर। और फोर्थ है स्पेशल फीचर, किसी किसी में स्पेशल फीचर्स होंगे और किसी में नहीं होंगे, ठीक है। तो टाइफाइड है, ये सभी में जितनी भी डिसीज पढ़ेंगे बेटा उन सभी में आपका ये कहानी आएगी आएगी, ठीक है। एक दो पॉइंट्स बढ़ जाएंगे किसी में, वो बात अलग है, लेकिन ये 4 पॉइंट आपको एग्जाम में लिखने होंगे, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे ऐसे ही हेडिंग डाल के। अब सुनना, जो आपका मैं स्पेशल फीचर टाइफाइड का बता रही हूँ क्योंकि इसकी थोड़ी सी लंबी कहानी है, काफी थोड़ा सा लेंदी हो जाता है टाइफाइड। टाइफाइड सबसे पहले फैला कैसे था, इनफैक्ट जो ये समझा रही हूँ ना ये एग्जाम में आता है, ये मत सोचना कहानी सुना रही है, कहानी ही है। बात है आपकी कहाँ की, इंग्लैंड की, ठीक है। इंग्लैंड में एक लेडी रहती थी, उनका नाम था मैरी मेलन, ठीक है। क्या नाम था उनका, नाम था मैरी मेलन। वो मैरी मेलन पता क्या करती थी, उन्हें हम बोलते हैं, मैरी मेलन को बोलते हैं टाइफाइड लेडी, ठीक है। क्या बोलते हैं उन्हें, टाइफाइड लेडी। किसे बोलते हैं, मैरी मेलन को। ध्यान रखना ये नाम पूछा जाता है, ठीक। तो वो रहती थी कहाँ पर, लंदन में। अब हुआ क्या कि वो एक टिफिन सर्विस में काम करती थी। टिफिन सर्विस में काम क्या करती थी, उनका खुद का एक टिफिन सर्विस वाला बिजनेस था। जैसे अभी ना टिफिन सर्विस होते हैं कि लोग बाहर रहते हैं तो बहुत सारे लंच बॉक्स पैक होके जाते हैं, तो वो लेडी थी वो खाना बनाती थी और डिफरेंट डिफरेंट जो आपकी कंपनीज है उसमें लोगों को खाना भेजती थी, ठीक है। ये आज से करीब 100 साल पहले की बात है, 100 नहीं 150-200 साल पहले की बात है, 18th सेंचुरी की बात है। नाम था मेलन्स, मैरी मेलन, ठीक है। अब हुआ क्या कि इनको कुछ प्रॉब्लम हुई। प्रॉब्लम क्या थी, इससे पहले टाइफाइड जैसी कोई डिसीज हुई नहीं थी, कोई जानता ही नहीं था कि टाइफाइड है, ठीक। इनको टाइफाइड हुआ, लेकिन इससे पहले कोई जानता नहीं था टाइफाइड जैसा कुछ काम होता भी है। तो सिंपल मेडिसिन ले ली इन्होंने। अब ये खाना बनाती रही, लोगों को भेजती रही। अब जो टाइफाइड है, आप जानते हैं टाइफाइड किससे फैलता है, किससे फैलता है जानते हैं, फीकल मैटर, फीकल मैटर ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। इन्फेक्टेड पर्सन के फीकल मैटर, फीकल मैटर मीन छीछी पॉटी, उससे, ठीक है। तो ये क्या करती थी, खाना बनाती रही और पता नहीं गंदे हाथों से कुछ कर मतलब करके आती होंगी, हाथ नहीं धोती होंगी, पता नहीं भाई, 200 साल पहले मैं नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया
कि उनसे एक एक लेडी को था, ठीक है, लेकिन वो 85 100-200 लोगों को खाना भेजती थी। तो अपने उन गंदे संदे हाथों से उन्होंने खाना बनाया, रोटी बनाई और लोगों को भेज दी। लोगों ने बड़े चाव से खाई, बड़ी स्वादिष्ट है, लेकिन इस तरीके से उन्होंने करीब करीब 200 से लेके 1000 लोगों तक ये जो डिसीज है वो ट्रांसफर कर दी, और ऐसी ट्रांसफर की कि ये डिसीज अभी भी अपनी दुनिया में प्रेजेंट है। ठीक है, आपने खूब सुनी होगी, उससे टाइफाइड हो गया, उससे ये हो गया, लेकिन अब ये डिसीज क्यूरेबल बन चुकी है। ठीक है, पहले जब ये फैली थी ना, तो ना तो इसकी वैक्सीन थी और ना ही इसकी कोई दवाई थी। नई डिसीज है, कहाँ से बन जाएगी इसकी वैक्सीन वगैरह। तो ये बहुत ही ज्यादा आपकी खतरनाक डिसीज थी, लोग मर गए थे इससे, बहुत सारे लोग मरे थे। लेकिन अब तो ये नॉर्मल है, दवाई खा लो, टाइफाइड सही हो जाएगा। तो एक पर्सन ने, ठीक है, कौन से पर्सन, उस खाना बनाने वाली लेडी जिसे कि हम टाइफाइड मैरी के नाम से जानते हैं, मैरी मेलन्स, उन्होंने पूरी दुनिया में फैला दी क्या, आपकी टाइफाइड डिसीज फैला दी। और फैलाई कैसे, अपने गंदे हाथों से, ठीक है, खाना बना बना के। क्योंकि ये जो डिसीज है ना, वो कैसे फैलती है, फीकल मैटर से फैलती है। अगर किसी पर्सन को टाइफाइड है और उसका फीकल मैटर किसी तरीके से खाने में आ गया, अब आप खाएंगे थोड़ा ना यार, इतनी गंदी बात नहीं करेंगे आप, उसके फीकल मैटर पे कोई मक्खी वक्खी बैठी, वहां पर बैठी, और आप जो खाना खा रहे हैं ना, उधर भी वो मक्खी आके बैठ गई, तो उसके पैरों में ये साल्मोनेला टाइफी, ये कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या होता है इसका, साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, तो साल्मोनेला टाइफी फीकल मैटर से आपके खाने में चला गया। अब वो वाला खाना कौन सा वाला खाना आप समझ गए होंगे, वो आपने बड़े टेस्ट के साथ खाया। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रांसफर हो गए क्या, कॉजल ऑर्गेनिज्म साल्मोनेला टाइफी, और आप भी क्या हो गए, इन्फेक्टेड हो गए। तो इस तरीके से मक्खी से आया, और वो तो उस लेडी ने ही कमाल कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी टाइफाइड फैली थी। ये कहानी याद रखेंगे आप, क्योंकि ये कहानी बहुत पूछी जाती है भाई। भाई तो उन आंटी के पास लाइफ बॉय नहीं था, उन आंटी ने हाथ नहीं धोए, जाती थी, करके आती थी, खाना बनाने लगती थी। भाई वर्कलोड, वर्कलोड था, कौन हाथ धोए, इतने में वो 4 रोटियां सेक देगी, है ना। तो चलिए, तो मैरी मेलन्स के बारे में, उनकी कथा के बारे में कल हम फिर से शुरू करेंगे, और प्रसाद भी बांटेंगे कथा के बाद। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी समोसे भी आएंगे, आप समोसे खाते हो ना, उसके बारे में भी बताएंगे आपको कि समोसे कितने अच्छे होते हैं। ठीक है बेटा, चलिए, तो अब हम मिलेंगे कल। ठीक है, आपसे कल ही कुछ क्वेश्चंस भी पूछेंगे। तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय। ठीक, गुड बाय। कुछ पूछना है आप लोगों को, पूछना है तो बताइए, वरना बाय बाय करते हैं। ओके बेटा, बाय बाय। बाय बच्चों। बाय श्वेता, नम्रता, प्रीति। जय हिंद बेटा।